पहला ये कि ईरान अब केमिकल मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा है, और नहीं है तो क्यों इस तरह की खबरें चलाई जा रही? क्या इसलिए कि ईरान को भी वॉर क्रिमिनल बनाया जाए ये सब बातें कह के? क्या इसलिए प्रोपगेंडा हो रहा है? क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा है कि ईरान जो है वो इस तरह का कोई कदम उठाएगा। नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पे इजराइल ने ईरान खिलाफ जमीनी हमले से अमेरिका से इनकार किया है। नेतन्याहू बोला कि जमीनी जंग का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। ये आप देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियर कट कर दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा साफ जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, और ये परवीन गुलबशा साहिबा ने इसे अपडेट किया था, केमिकल वाला नूर साहब ने किया था। यहाँ नूर साहब ने एक और चीज जो कही है राशिद साहब, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अब तक 20,000, मुझे नहीं मालूम ये कहां से सोर्स ले आए हैं, कहीं ना कहीं से इन्होंने जरूर, और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट खबर हुआ करे तो उसका सोर्स जरूर आप लिखा के, कोई सोर्स हो, छोटा से छोटा सोर्स है, बड़ा से बड़ा सोर्स है, वो सोर्स जरूर आप लिख दिया करें। उन्होंने लिखा है कि अब तक 20,000 आईडीएफ जो है वो मारे जा चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात पता क्या है आपको, कि अमेरिका और इजराइल के लोग अपने लीडर के खिलाफ सड़क पर उतर आए। अपने लीडर को वो कह रहे हैं कि तुम गलत हो, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मूर्ख और बेवकूफ टाइप के लोग अभी भी उनके समर्थन का झंडा उठाए हुए हैं। मैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब को स्क्रीन पर ले लेता हूं। राशिद रिजवी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है राशिद रिजवी साहब, माहिर तालीम, माहिर कानून, और इसके साथ ही वो मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, दस्तरस है, और स्टडी करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, तमाम जो एजेंसीज हैं और उस पर गौर करते हैं, और फिर एक नजरिया पेश करते हैं। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि क्या सही है क्या गलत है उस पर भी उनकी बड़ी गहरी नजर है। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और राशिद रिजवी साहब, क्या अपडेट है, क्या किस तरह से, आज मैं देख रहा था आपने एक जो वीडियो पोस्ट किए फेसबुक पे, वाकई वो बहुत ही दर्दनाक था कि एक वालिद जो है वो अपने मासूम बच्चे को सीने पे लिटाए हुए है। मुझे तो वाकई करबला में वो वाकया याद आ गया, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वो नन्हे अली असगर का। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने कभी, सिर्फ हम लोगों ने मजलिसों में वो वाकया सुना है, लेकिन जिस तरह का वो, हम मुआवजना नहीं कर रहे हैं, कोई ये ना समझे कि हम कोई मुआवजना किसी से कर रहे हैं, हम किसी का कोई मुआवजना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि चूंकि हमारे दिलो दिमाग में करबला बसी हुई है, तो जब भी कोई इस तरह के मनाजिर आते हैं राशिद साहब, वो देन ऑटोमेटिक हमारा वो करबला जाता है, मुआवजना नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं जो कह रहा हूं ये सही नहीं है, और इस तरह की तस्वीरें, हाँ, और मतलब बहुत ही दर्दनाक है। देखिए, जंग का अंजाम क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक अलग है, लेकिन इस वक्त अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इंसानियत रो रही है, करा रही इंसानियत। लेकिन आप ये देखिए कि प्रोटेस्ट 3600 मकामात पे अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ राशिद साहब, 3600 मकामात पे इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन आज अमेरिका ने क्या किया कि जो मेडिकल फंड होता है, ग्रांट होती है, उसको कम करके और वो पैसे जंग में लगाने की कोशिश की जा रही है। ये और आप समझ रहे हैं, कल मैं एक चैनल पे था, वहां बताया गया कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की कंपनीज जो हैं उनका मुनाफा बढ़ रहा है, यानी अमेरिका कंगाल हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। हा? ये किस तरह के लोग हैं राशिद साहब? मैं तमाम बातों पे बात करूंगा, क्योंकि टर्की का भी आज मसला है, इजराइल पे जो हमला हुआ है, ईरान पे जो हमला हुआ है, और तमाम सिचुएशन। तो क्या अपडेट है, मैं चाहूंगा सबसे पहले आपसे आज की ऑब्जर्वेशन
ले ली जाए और उसके बाद इंशाल्लाह। जी राशिद साहब। मुमताज भाई, सबसे बड़ी बात पता क्या है आपको कि अमेरिका और इजराइल के लोग अपने लीडर के खिलाफ सड़क पर उतर आए। अपने लीडर को वो कह रहे हैं कि तुम गलत हो, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मूर्ख और बेवकूफ टाइप के लोग अभी भी उनके समर्थन का झंडा उठाए हुए हैं। ऐसे बेहिस लोग, मतलब अगर हम ये कहें कि यही लोग ऐसे हैं कि जो देश के विकास की बाधा हैं, इनको तो कोई गड्ढा खोद के उसी में दफन कर देना चाहिए। मतलब जो आदमी पास से देख रहा है कि अपने देश की बर्बादी, वो आदमी अपने लीडर के खिलाफ खड़ा हुआ है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ये मत करो, ये सही नहीं है, सब तबाह हो जाएगा। और जो यहाँ बैठे हैं बेवकूफ लोग, जो यहाँ बैठे हैं मूर्ख लोग, वो एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं और क्या कहते हैं कि नहीं एकदम सही है, हम स्टैंड कर रहे हैं इजराइल के साथ, हम स्टैंड कर रहे हैं अमेरिका के साथ। अबे तुम्हारे माँ बाप तो पड़े हुए हैं वृद्धा आश्रम में, अपने अम्मा अब्बा के साथ तो तुम स्टैंड ले नहीं पाए और स्टैंड लोगे तुम इसराइल से और अमेरिका के साथ। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो हमको लगता है सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसका असर ऐसा नहीं है कि सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा। सरकार अपने आप को डाउट के घेरे में खड़ा करवा देगी ईरान के सामने, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा बिजनेस जो होना है वो ईरान से होना है। सबसे अच्छे ताल्लुकात हमको ईरान से बनाने हैं। हमारा मैक्सिमम सामान भी वहां बिकता, वहां का तेल गैस भी हमारे यहाँ आता, लेकिन वो पता नहीं क्या हालात बने, क्या हालात बनाए गए कि सब चीजों को डिस्टर्ब कर दिया गया। अभी आपने कहा ना यो बात कि डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ता जा रहा है बिजनेस फंड, जाहिर सी बात है क्यों नहीं बढ़ेगा। हमने आपसे कहा था कि वो एक ऐलान करता है, पहले तो शेयर खरीद लिए जाते हैं बिलियंस में, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि बातचीत चल रही है, जल्दी सीज फायर होने वाला है, हुर्मुज खुलने वाला है। पता चल रहा है कि शेयर बढ़ गया, इसलिए हुर्मुज खुलने वाला है। जब बढ़ गया तो इन्होंने धनाधन सब बेच दिया। तो ये अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन का पूरा फायदा खुद के बिजनेस के लिए और अपने लोगों के बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। आपने कोरोना में देखा होगा कि कोरोना में लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई, नोटबंदी में लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई, लेकिन कुछ बिजनेसमैन की बैलेंस शीट मोटी होती जा रही थी। क्या करोगे, सत्ता का असर होता ही है। तो खैर वह सेकेंडरी चीज है, हम आते हैं मेन मोटिव पे। देखिए मुमताज भाई, आपने एक जो वीडियो दिखाया है वो ऑथेंटिक नहीं है। अगर ये वीडियो ऑथेंटिक होता तो तेहरान के पोर्टल, तेहरान न्यूज के पोर्टल पे आता, इरना इसको डायरेक्ट चला देता। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी चीज थी। अभी इसी डर से अमेरिका अटैक भी नहीं करता ईरान में कि पता नहीं इन्होंने कहाँ रखा है हमारे लोगों को। तो इसलिए इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण इसका नहीं आया है। हो सकता है किसी और कंट्री का हो सकता है एआईए का बना हो, एआई के थ्रू बना हो। तो इसलिए अभी हम इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट। बड़ी न्यूज आपकी क्या है? बड़ी न्यूज ये है कि स्पेन ने मना कर दिया कि हमारा एयरबेस आप यूज नहीं करोगे। बड़ी न्यूज ये है कि जर्मनी के लोग सड़क पे आ गए। उन्होंने कह दिया कि अमेरिकन सोल्जर्स को जर्मनी से बाहर करो, हमको जर्मनी में अमेरिकन सोल्जर्स नहीं चाहिए। बड़ी न्यूज ये है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और क्यों ना पड़े, कारण बताएं आपको हम। पहले जो नाटो के लोग, यूरोप के लोग इनके साथ थे, उसकी वजह ये थी कि ये एक झूठा प्रोपेगेंडा करते थे और इनको साथ ले जाकर के अटैक कर देते थे। और उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना आपका ये सोशल मीडिया भी नहीं था और यूट्यूबर्स नहीं थे, तो कहीं की रियलिटी समझ में आती भी नहीं थी।
कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या, हकीकत है क्या। और पश्चिम का न्यूज चैनल इजराइल और अमेरिका की गुलामी में हमेशा रहा है। उन्होंने जो चीज कहा उन्होंने उसी को छापा। अब ये चले आए सीधे इराक में हमला किया, सबको लेकर के खत्म किया, तबाह किया, चले गए। जो चीज के लिए आए थे वो चीज इनको मिली नहीं, पता चला कि वो प्रोपेगेंडा था। तो पश्चिम देशों को आज भी तकलीफ उस बात की है कि एक प्रोपेगेंडा पर हमने एक देश को तबाह करके लाखों लोगों को मार दिया। ये हमने सही नहीं किया, ये हमने गलत किया है। उनको पछतावा है उसका, इसीलिए वो ईरान पे नहीं आए। उससे पहले इन्होंने वही काम किया था लीबिया में, उन्होंने अफगानिस्तान में काम किया था। तो पश्चिम देशों को ये दिख रहा है कि आतंकवाद तुम तैयार करते हो, उसी आतंकवाद के नाम पर जाकर तुम हमला करते हो। पश्चिम देश को आज समझ में आ गया है कि तुम सिर्फ तेल के खेल में लूट मचाए रखे हो, और जहां जहां तुमने हमला किया है सिर्फ तेल का खेल किया है। चाहे इराक में कब्जा किया हो तेल, चाहे सीरिया में किया हो, चाहे लीबिया में किया हो, हर जगह तुमने अपना शेयर होल्डर बनाया। अरब देशों को तुमने प्रेशर में लिया, दबाव बना करके तुमने उनका तेल पे कब्जा किया, अपना 30% तुमने बना लिया, अपने लोगों को बिजनेस दिलवा दिया। अब तुमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया सिर्फ तेल कब्जा करने के लिए। फिर तुमने ईरान पर अटैक कर दिया, जबकि इस चीज को खुद एक्सेप्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस चीज को अभी आज या कल ही उन्होंने कहा था कि हमको ईरान का तेल चाहिए, इसके बाद मैं क्यूबा जाऊंगा। तो मतलब वेनेजुएला आपने कर लिया, ईरान चल रहा है, क्यूबा का नंबर है। तो मुमताज भाई, पश्चिम इस चीज को जान गया है कि तुम अपनी बिजनेस प्रोफाइल बड़ी करना चाह रहे हो, तुम हराम हलाल हर तरीके से कमाना चाह रहे हो, लीगल इलीगल, और तुम उसमें मरवाओगे हमारे लोग, हथियार हमारे खपेंगे, इमेज हमारी खराब होगी, दुश्मनी हमसे बढ़ेगी, रिलेशन मेरे खराब होंगे। इसलिए बेहतर यह है कि हम आपसे दूर रहेंगे। और इसी चीज को स्पेन चिल्ला रहा है। ब्रिटेन ने साफ साफ कह दिया था, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा था कि आप चाहे हमको जितना मजाक उड़ाना उड़ा लो, लेकिन मैं इस जंग में आपके साथ नहीं आऊंगा। स्पेन ने क्लियर मना कर दिया। फ्रांस ने इशारा किया इस चीज का कि नहीं, जंग से अच्छा है कि बैठ के बात हो, और बात होनी चाहिए। तो आपका फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये 3 देश चले गए इनके अलग। अब बात आ रही इटली की। इटली पीछे से कितना मदद कर रहा है इजराइल की, इसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन वो अभी ओपनली इटली आया नहीं है। इटली ने ओपनली कुछ नहीं कहा इस चीज को लेकर के कि हम किसी तरीके का सपोर्ट देंगे, क्या सपोर्ट देंगे। हाँ, उसने अरब देशों के लिए एक चीज कही थी कि हम अपने डिफेंस सिस्टम अरब देशों में लगा सकते हैं। ये इटली की प्राइम मिनिस्टर बोली थी ये बात को, लेकिन उसके आगे क्या हुआ इसके बारे में कोई तस्वीर नजर आई नहीं। तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इतना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि उन्होंने ये कहा कि अगर बातचीत से ऑन टेबल बात नहीं बनी, याद का स्टेटमेंट है, तो मैं ईरान को तबाह कर दूंगा। मतलब ये लेवल है फ्रस्ट्रेशन का कि आपने सारे हथकंडे अपना लिए, आपको कहीं से जीत नजर नहीं आ रही है। इतने हथकंडे अपनाने के बाद आप जीत से बहुत दूर खड़े हो। जो जीत आपने 5वें दिन तय कर दी थी कि हम जीत गए हैं, हमारी विक्ट्री हो चुकी है। आज 1 महीने पूरा हो चुका है, और पूरे 1 महीने होने के बाद आपके नुकसानात, जब आपने पहली विक्ट्री कही थी तब आपके इतने नुकसान नहीं थे। आज आप गिन लीजिए, आपके 20 से ज्यादा तो एयरक्राफ्ट उड़ा दिए गए, आपके सारे आयरन डोम, थार सब उड़ा दिए गए। आज आप ज्यादा नुकसान पे आने, आपके कितने लोग मर गए। तो इतना नुकसान होने के बाद आप अपने आप को आज भी मान रहे हो कि आपकी विक्ट्री हो गई, तो आपसे बड़ा बेवकूफ मैंने दुनिया में नहीं देखा। जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट हैं उनका भी यही मानना है कि ये अगर फुट ऑन ग्राउंड करेंगे तो अपने लोगों की लाशों को ये पेटी पैक करके ले जाएंगे। लेकिन जो इजराइल के हमले हैं ये कंप्लीटली अमेरिका के इशारे पे है, कंप्लीटली 100%। अमेरिका को पूरा समर्थन है कि तुम मारो, और इतना कमजोर कर दो कि जब हम फुट ऑन ग्राउंड करें तो ये हमसे लड़ने के लायक न रहे। और कुछ लोगों का ये मानना है कि इजराइल को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है 2-4-6 दिन के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर जाए, सीज फायर कर दे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसको तुम नुकसान पहुंचा दोगे जितना ईरान को उतना अच्छा रहेगा।
मैं इस लॉजिक को नहीं मानता हूँ। मैं इस लॉजिक को मानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तो अमेरिका कर रहा है, लेकिन ये कोशिश के लिए भी कर रहा है कि इतना कमजोर कर दो कि मैं फुट ऑन ग्राउंड आने पर उनको अरेस्ट कर लूं, तो फुट ऑन ग्राउंड आने पर उन पर हमला कर लूं और हमारे लोग आसानी से कंट्रोल कर लें। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो तुम डिस्ट्रॉय करो और डिस्टर्ब करो। तो मुमताज भाई, अगर ये आपके हुर्मुज को क्रॉस करते हैं या क्रॉस करना चाहते हैं, तो हमने एक दिन पहले आपसे बताया था कि एक छोटी सी बेल्ट है बसरा से खुजिस्तान के लिए, वो बसरा पड़ेगा, छोटा सा एरिया है, वो वहां से कुवैत से जा सकते हैं। लेकिन हमको अभी फुट ऑन ग्राउंड की बहुत ज्यादा तवक्को नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी फूट पड़ गई है पेंटागन में भी। पेंटागन में की लड़ाई बहुत जल्दी ही बाहर आने वाली है, 1 2 3 दिन के अंदर अंदर एक धड़ा एकदम खिलाफ हो गया है। या तो पेंटागन में इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी कि जो इनके सपोर्ट में नहीं है वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जब हमले की प्लानिंग हुई थी और मीटिंग हुई थी पेंटागन की, उसमें जो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप से इत्तेफाक नहीं रखते थे उनको उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया भी नहीं था। जिसमें आपके जॉय केन भी थे, इनको भी नहीं बुलाया था। आपकी इनको भी नहीं बुलाया था कि जो इंटेलिजेंस आपकी डायरेक्टर हैं लेडी, इनको भी नहीं बुलाया था, और भी कई अधिकारी थे उनको नहीं बुलाया गया था। तो ताकि ये लोग अपोज ना करें, और डोनाल्ड ट्रंप जानते थे ये अपोज करेंगे। तो ये जो जंग चल रही है ये डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ सनक है। अब इसको इन्होंने अपनी अना पे ले लिया है कि अरे अगर हम वापस गए तो पूरी दुनिया में मेरी नाक कट जाएगी, हम वापस गए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, अगर हम वापस गए तो डेफिनेटली इलेक्शन हम हार जाएंगे और मेरा इम्पीचमेंट हो जाएगा। अब किसी भी तरीके से हमको विक्ट्री लेके जाना है और अमेरिका के लोगों को दिखाना है कि हम क्या जीत करके आए हैं। लेकिन अमेरिका के लोगों को ये बताया नहीं इन्होंने कि तुम्हारा जंग में कूदने का मोटिव क्या था, तुम्हारा अचीवमेंट क्या है आज की डेट में। तुम तो वहां पर आए थे न्यूक्लियर के मैटर पे, फिर तुमने कहा रिजीम चेंज करेंगे, फिर तुमने कहा कि अब मिसाइल कब न रोको। तो तुमने अचीवमेंट तुम्हारे क्या है, तुमको मिला क्या है? इस बात का जवाब जब सवाल कोई भी प्रेस रिपोर्टर पूछता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसको झुलक देते हैं, कहते तुमसे गंदा आदमी मैंने नहीं देखा, तुम जैसे गंदों की बातों का जवाब मैं नहीं देता। इस तरह के स्टेटमेंट वो देखिए वहां से हट जाते हैं। तो आज अमेरिका के जो लोग 80 लाख 90 लाख लोग खड़े हुए हैं, इतने शहरों 3,000 शहरों में या 330 शहरों में जो भी है, तो वो नंबर माने नहीं रखता है। अगर आप इसको सही मानों में देखिए, जितनी इजराइल की आबादी थी उससे ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। इजराइल में भी लोग शहरों पे आए हैं, हजारों लोग आए हैं आ करके इस वॉर के खिलाफ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आइसोलेट है इजराइल, हम लोग आइसोलेट है, हम लोग कहीं आजादी से घूम नहीं सकते, हम लोग कहीं आजादी से जा नहीं सकते, हम लोग जो है सुकून से सो नहीं सकते। ये हम लोग को मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं हम लोग, इस जंग को रोके जाना चाहिए। नहीं मान रहा है नेतन्याहू, हमला कर रहा है, कार्स हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान तो कम से कम इतना कर रहा है कि वो शुरुआत कहीं पहले नहीं कर रहा है। आप उसकी यूनिवर्सिटी में अटैक करोगे वो भी आपकी यूनिवर्सिटी में अटैक करेगा। आप उसके फैसिलिटीज पे, आपने स्टील प्लांट में अटैक किया, उसने दुबई वाले पे अटैक किया, आपके केमिकल प्लांट पे अटैक किया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है मारने मरने में, बराबर से दे रहा है। नुकसान इसलिए ज्यादा हो रहा है अमेरिका का कि उसके पास एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग, ईरान का कि उसके पास इतना स्ट्रांग एयर डिफेंस नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो इस हिसाब से मारा है उसने इसराइल को, आज की रिपोर्ट में यही आ रहा है कि 80% इनके मिसाइल जाके टारगेट पे लग रहे हैं, इनके इंटरसेप्टर बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं। अब वो उसको शायद मेरे ख्याल से अपने बहुत इंपॉर्टेंट जगहों को बचाने के लिए यूज कर रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन आज जहां चाहता है ईरान अपनी मिसाइल लॉन्च कर देता है। तो मुमताज भाई, ये जंग ईरान कह चुका है कि जंग तभी खत्म होगी जब हम चाहेंगे। शुरू तुमने किया है, तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। और बिना, जब तक हम चाहेंगे तब तक जंग चलती रहेगी, ये आज का स्टेटमेंट है।
इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो इस जंग को लेकर के आ गए हैं ईसाईवाद पे, और उनके स्टेटमेंट पे ईसाईवाद पे आगे ये यीशु की जंग है, जबकि पोप ने साफ साफ स्टेटमेंट दिया है कि जो लोग जंग शुरू करते हैं उनके हाथ खून से सने होते हैं, गॉड उनकी दुआओं को कबूल नहीं करता है। आज आज इनके रक्षा सचिव ने, जो इनके रक्षा मंत्री है, उन्होंने प्रार्थना सभा लगाई थी और उन्होंने प्रार्थना सभा में साफ कहा था इस बात को कि ये युद्ध है, ये जंग यीशु की है और इसमें इन मुसलमानों को और जल्लादों को खत्म करना ही एक लक्ष्य है। अब यीशु ने के सामने कहा मुसलमान थे, यीशु ने कहा कह दिया कि मुसलमानों को खत्म करो, ये कौन सी फिलॉसफी लेके ये आ गया? तो मतलब ये था कि इस जंग को ये लेके आ रहा है ईसाईवाद पे, क्योंकि यूरोप के कोई भी देश आ नहीं रहे हैं तो ये ईसाईवाद पे लेके आ रहा है। हमें इसको साले को ये पता नहीं है कि जब अरब के देश मुसलमानवाद पे नहीं आ सके तो ये लोग ईसाईवाद पे कैसे आ जाएंगे? ये उनकी खाली एक बदगुमानी है, ये सोच है। अब पोप ने उनके मुंह पे बोल दिया, साफ साफ कह दिया कि जिनके हाथ जंग से सने होते हैं यीशु, गॉड उनकी दुआओं को कभी कबूल नहीं करते। यही मैसेज उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज था। और जो बात चल रही है कि टर्की खुल के आ गया है ईरान के सामने, मुमताज भाई, टर्की खुल के तो ईरान के साथ नहीं आया है। टर्की ने कह दिया है कि कुर्द लोग ईरान पे हमला नहीं करेंगे। अगर वो हमला करने की कोशिश करते हैं तो फिर टर्की उनको देखेगा। टर्की इसलिए मना कर रहा है कि टर्की उनके मुंह खून नहीं लगने दे रहा है। टर्की जानता है कि अगर इनके मुंह खून लग गया तो इसी अमेरिका के इशारे पे ये हमारे यहाँ तुर्किस्तान का वो कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। हमारे यहाँ की जो भी शांति व्यवस्था है ये खत्म कर देंगे। इसलिए बेहतर है इनको दबा के रखो। टर्की ने अपने यहाँ के लोगों को कह दिया हिम्मत नहीं करना। जी मुमताज भाई। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये टर्की, हमने पहले भी कहा, देखिए एक वजह ये कि कहीं टर्की में कोई प्रोटेस्ट ना हो, नंबर एक। नंबर दो ये कि चूंकि नाटो का हिस्सा भी है टर्की, तो उसे मौका भी है कि वो अपनी जो है वो अलहदगी का इजहार करे। तो लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जो भी है जैसे भी है, इस वक्त अगर कोई पॉजिटिव बात करता है, मैं तो कम से कम उसका खैर मकदम करता हूं, जिस भी लेवल का हो। बस इजराइल और अमेरिका से बरात का इजहार करें, उनसे अलहदगी का इजहार करें, बस यही इस वक्त जो है काफी। और यही ईरान चाहता है। ईरान नहीं कह रहा है कि आओ हमारे साथ लड़ो, हम और हमारा साथ दो, नहीं, वो ये कह रहा है कि आप अमेरिका का साथ ना दो, बस आप अमेरिका से अपने आप को अलग कर लो, ये ईरान कहना है। और बड़ी कई अहम खबरें आ रही हैं। मैं राशिद साहब खबरें जब जिक्र करूंगा तो कुछ उसमें सवाल भी रहेंगे, मैं चाहूंगा कि वो जरूर आप नोटिस में लेना और उस पर हम बातचीत करेंगे। पहला ये कि ईरान अब केमिकल मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा है, और नहीं है तो क्यों इस तरह की खबरें चलाई जा रही? क्या इसलिए कि ईरान को भी वॉर क्रिमिनल बनाया जाए, ये सब बातें कह के? क्या इसलिए प्रोपगंडा हो रहा है? क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा है कि ईरान जो है वो इस तरह का कोई कदम उठाएगा, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पे इजराइल ने ईरान खिलाफ जमीनी हमले से अमेरिका से इनकार किया है। नेतन्याहू बोला कि जमीनी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये आप देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियर कट कर दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा साफ जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, और ये परवीन गुलबशा साहिबा ने इसे अपडेट किया था, केमिकल वाला नूर साहब ने किया था। यहाँ नूर साहब ने एक और चीज जो कही है राशिद साहब, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अब तक 20,000, मुझे नहीं मालूम ये कहां से सोर्स ले आए हैं, कहीं ना कहीं से इन्होंने जरूर। और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट खबर हुआ करे तो उसका सोर्स जरूर आप लिखा के, कोई सोर्स हो, छोटा से छोटा सोर्स है, बड़ा से बड़ा सोर्स है, वो सोर्स जरूर आप लिख दिया करें। उन्होंने लिखा है कि अब तक 20,000 IDF जो है वो मारे जा चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, ये उन्होंने कहा। मारे गए, इसमें दो राय नहीं है,
20,000 है या कितनी है, 20 लोग हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सही है कि इजराइल नहीं बता रहा है, मारे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ये इसमें दो राय नहीं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे नसीरुद्दीन साहब ने कहा है कि हिजबुल्लाह हमले में एक मिलिट्री अफसर जख्मी हालत में भाग गया, जिसे हिजबुल्लाह के लोग ढूंढ रहे हैं और काफी जो है उन्होंने पकड़ा है। यहाँ पे नसीरुद्दीन साहब लिखा है केमिकल वाला शोशा इजराइल का है। ये पहले ही देखिए नसीरुद्दीन साहब ने लिख दिया कि केमिकल वाला शोशा जो है वो इजराइल का है, इसका कोई लेना देना नहीं है ईरान से। जमील बशीर शेख साहब लिखा है कि सबको सलाम कहा है, अब वो हमसे जुड़े हुए हैं। हसन रिजवी साहब भी जुड़े हुए हैं। हसन रिजवी साहब ने लिखा है कि पाकिस्तान में जो बात होने वाली है उसकी कोई मीनिंग्स नहीं है, कोई भी एक दूसरे की शर्त को मानने से इनकार कर रहा है, वो है ही है, उसको वो भी एक शोशा है, वो सिर्फ उलझाना है कि आप उलझ जाए दुनिया कि आप बातचीत कर रहे हैं और उधर अमेरिका अटैक करे, उधर अमेरिका हमला करे। कोई उस पर देखिए यकीन करने वाला नहीं है, ईरान तो नहीं करेगा। एक और यहाँ पे कहा है कि आज ये खबर आई थी कि ट्रंप ने इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल इस तरह के यहाँ अलीशान साहब लिखा ईरान ने इजराइल के हाइफा यहाँ पे तेल जो है हाइफा पोर्ट पे जो वहां पे रिफाइनरी है उस पे बड़ा हमला किया, ये सही खबर है। ईरान ने ऐसा